Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of February 2025. वर्ल्ड वेटलैंड डे है आज। और कल बजट का दिन था, इसलिए आज बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, लेकिन बजट स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है आज का। तो आज मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जो होंगे वो बजट रिलेटेड रहेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। बजट में भी काफ़ी अनाउंसमेंट ऐसे किए गए हैं जो इस बार मिडिल क्लास के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। और कोशिश ये की गई है कि खर्चा ज़्यादा करे पब्लिक, ताकि डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पर मिलेगा। तो बजट को अपन उसी नज़रिए से समझेंगे जो उनकी मंशा भी है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की, है ना। बजट के लिए अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगा, अभी वो डल जाएगा, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। उसमें सिर्फ बजट की बातें करेंगे। आज तो बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल आए, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं केवल वही आपसे डिस्कस करूंगा, है ना। तो विल नॉट डिस्कस मतलब रैंडम पॉइंट्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वही। जैसे टीडीएस और टीसीएस ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्मार्टफोन की ड्यूटी आपसे नहीं पूछी जाएगी, है ना। हाँ, पूछा क्या जाएगा, गवर्नमेंट टू रिमूव द एफडीआई कैप फॉर इंश्योरर्स। तो एफडीआई कैप मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता था, वो दैट वॉज 74%, है ना। 74% तक ही अवेलेबल था। नाउ द लिमिट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 74 टू 100, ठीक है ना, याद रखिएगा। सीतारमण जी ने कहा कि दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज्ड फ्रॉम 74 to 100. However, the enhanced limit will be available to those companies which invest the entire premium in India. तो ये जो 74 से 100 किया जाएगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 74 से 100 की जगह वो केवल उन्हीं कंपनीज को अलाउड रहेगा जो पूरा का पूरा प्रीमियम वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं के पास ही अवेलेबल रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग फर्स्ट दिस पॉइंट, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी अगर हमसे कोई पूछे कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई है, तो 74% है एज ऑफ नाउ। 74% है, ये इंक्रीज किया जाएगा ऐसा कह रहे हैं ना वो लोग, तो इंक्रीज किया जाएगा। तो बस अपन को उसका वेट करना है। ओवरऑल अपने को समझने लायक बात यह कि भाई प्रेजेंटली जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट है वो कितनी है, 74% है, ठीक है। तो ये अपन याद रख सकते हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट पॉइंट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखते हैं दिस इज द न्यूज़, the decision to allow 100% FDI in the insurance sector will attract global investment। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो पूरा जो एम है इस बार बजट का, वो ये रह रहा है कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इकॉनमी को एक स्पर दिया जाए, ग्रोथ स्पर दिया जाए। सो दैट इज़ व्हाट द एम बिहाइंड ऑल दीज मेजर्स आर। और वो हमको दिख भी सकता है, वी कैन सी दैट फ्रॉम दिस मेजर, जैसे कि हमने अभी ये पढ़ा कि एफडीआई 100% किया जाएगा, तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑब्वियस बात है इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। एफडीआई बाकी आपको पता होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आता है प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, मतलब कंपनी केवल और केवल अपना शॉर्ट टर्म के लिए मतलब इंटेंशन से नहीं आती है इन्वेस्ट करने। जब कंपनीज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के का वो बना करके लाती है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली कि ये एफडीआई आ गया है, ठीक है ना। सो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, सेंटर प्रपोजेस मेनी रिफॉर्म्स टू लिफ्ट द इन्वेस्टर मूड। तो इन्वेस्टर्स का मूड बढ़ाने, अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में एक और डेवलपमेंट है जो यहाँ पे मेंशन था, जो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निर्मला सीतारमण रमन जी ने प्रपोज किया है वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ फॉर अ एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल ट्रेड फिनेंस। तो याद रखिएगा, एक 500 करोड़ रुपए से एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस जो है वो भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक टर्म यूज किया है, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपको लाइट टच दिया जाएगा। रेगुलेशन तो रहेगा ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन वो इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेशन रहेगा, पीपल फ्रेंडली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रहेगा, इसलिए इसको लाइट टच बोला गया है। इसके अलावा इस बार जन विश्वास 2.0 भी लाया जाएगा। जन विश्वास 2.0 क्या है मैं आपको बता दूंगा अभी, अगली न्यूज़ आर्टिकल आएगी तब, है ना। लेकिन वो मेन ये है कि डीक्रिमिनलाइज करता है बहुत सारे छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेस को, है ना, पेटी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में ऑलरेडी, फिर से पूछ सकते हैं। एमएसएमई की क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स को दोबारा से रिवाइज किया गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखेगा। देखो क्या होता है जब भी एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है या सब क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन योर व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द टर्नओवर, ठीक है ना, इन दोनों के बेसिस पे ही किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएससीज विल बी इनहैंस्ड टू 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो अभी की प्रेजेंट लिमिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट की लिमिट उससे 2.5 गुना बढ़ा दी जाएगी एंड टर्नओवर की लिमिट उससे 2 गुना बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे क्लासीफाई होगी, जहां पे 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 10 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो, ठीक है ना। पहली चीज तो याद रखना, ये माइक्रो इंडस्ट्रीज होगी। स्मॉल स्केल क्या हो जाएगी, जहां 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ का टर्नओवर है। एंड मीडियम इंटरप्राइज कौन सी हो जाएगी, जहां पे 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड जहां पे 500 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इसको याद रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट सेटअप करेगी एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जहां पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कवर किया जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और क्रेडिट की एक्सेस बढ़ाने के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको रेज किया जाएगा फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, ये भी याद रखना, 5 करोड़ से 10 करोड़ क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ा दिया जाएगा। तो काफ़ी कुछ मेजर्स हैं जो लिए गए, लेकिन ये एमएसएमई क्लासिफिकेशन तो ज़रूर याद रखना भाई, क्योंकि यूपीएससी हर साल पूछता है जब भी ये चीज़ चेंज होती है। तो यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है और फिर से पूछेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू बी सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान है डिजिटल, एक कुछ कुछ चीज़ें मैं पहले तो बता दूं कि पहले तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है भारत ट्रेडनेट का, है ना, याद रखेंगे, ये सब ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई बोलते हैं, है ना। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा भारत ट्रेड नेट का, बीटीएन के नाम से, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, एंड इट विल बी एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। तो ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशंस के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म रहेगा, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी और फाइनेंसिंग सोल्यूशंस भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये एक याद रखेगा, ये हमारे यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा, ये बिहार में बनाया जाएगा। एंड इट विल इनहेंस द वैल्यू एडिशन, एग्री एक्सपोर्ट एंड जॉब क्रिएशन एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ सेटअप किया जाएगा, बिहार में सेटअप किया जाएगा। तो ये सारे बजट के पॉइंट ही आप लोग लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है। और देखते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं आपको पढ़ने। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर पढ़ लेना, एलोकेशन फॉर की एग्रीकल्चर स्कीम्स डिप, जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है वहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन गिरा है, तो वह भी हम एक एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। सेंटर इज ट्राइंग टू मेक इंडिया फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक सेंटर इंस्टीट्यूट बनाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कहाँ पे सेटअप होगा, ये बिहार में सेटअप होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार में होगा। एंड द इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फिलिप टू फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इन द इंटायर ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा मिनिस्टर ने ये भी कहा, निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि एक जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन विल बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो जीन बैंक बनाया जाएगा जहाँ पे 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स लगाई जाएंगी, एंड ये फॉर फ्यूचर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रहेगा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो फूड के लिए भी ये सब किया गया। एंड और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के लिए 6.81 लाख करोड़ दिया जा रहा है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस का हालांकि थोड़ा एलोकेशन घटा है, अगर आप देखेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ बजट हैज़ डिक्रीज। पहले 13.6% के आसपास होता था बजट का, इस बार 13.45 का, बहुत मार्जिनल डिप है लेकिन थोड़ा सा डिप था, है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। ओवरऑल बढ़ा होगा लेकिन परसेंटेज वाइज थोड़ा सा घटा है, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स अनाउंस टू बूस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे यूनियन बजट ने थोड़ा सा वुमेन पे भी फोकस किया है, जहाँ पे
उनको फाइनेंसेस मिल पाए, उनको क्रेडिट मिल पाए। एम ये है टू गेट 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, 70% वुमेन कम से कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। एंड यही निर्मला सीतारमण भी चाहती हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन चाहती हैं। बजट ने अनाउंस किया है न्यू स्कीम अंडर विच 5 लाख वुमेन वुड बी प्रोवाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप लोन अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ रुपए तक के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, एक स्कीम आएगी। इसके अलावा विब्रेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है वो 26,800 करोड़ का है और ये बढ़ा भी है लास्ट बजट के कंपैरिजन में, है ना। और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को भी एलोकेशन दिया गया है ना। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन दिया गया है। मिशन वात्सल्य है जो कि फोकस करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज पे, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको नोट्स पे। मिशन वात्सल्य, वात्सल्य इज एक्चुअली लव होता है, लव फॉर चाइल्ड होता है वात्सल्य। तो मिशन वात्सल्य जो है इट फोकसेस ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड इसका एलोकेशन भी इंक्रीज किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। साइंस मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाइक मिला है R&D के लिए। बेसिकली पहले जो बजट केवल 5,000 6,000 करोड़ होता था, वो 20,000 25,000 करोड़ हुआ है, 20,000 करोड़ हुआ है। तो दैट इज अ बिग ग्रोथ, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है ये। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ का, दैट वुड बी सेटअप विद 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा एक वो है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एकलव्य स्कूल पैकेज फॉर स्कीम सिचुएशन पुश अप ट्राइबल अफेयर्स आउटले। तो ट्राइबल अफेयर्स को भी काफ़ी पैसा मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ 3 बेसिक स्कीम्स, 3 स्कीम्स है। एक तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, धरती आबा जिसको दाजगुआ बोलते हैं, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान। दूसरा है PM जनमन जो प्राइम आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है PM जनमन। एंड एक तीसरी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसमें मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाते हैं फॉर द जो आपके SC/ST बच्चे हैं उनके लिए, ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए, सॉरी, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं सेंट्रल बैंक्स ऑन एसेट मोनेटाइजेशन। सेंटर बैंक्स ऑन एसेट मोनेटाइजेशन मतलब कि अब यहाँ पे सेंटर ने कहा है कि हम इस बार फिर से एसेट मोनेटाइजेशन 2.0 लाएंगे। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आप लोग याद रख लो। एसेट मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग एग्जिस्टिंग पब्लिक एसेट्स टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो एग्जिस्टिंग पब्लिक एसेट्स है उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। जैसे मान लो कोई असेट खाली पड़ा हुआ, जैसे मान लो सपोज करो IOCL की एक बिल्डिंग थी, बना दी गई थी, लेकिन वहाँ पे फिर IOCL सेटअप नहीं किया गया। तो आप क्या करेंगे, आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दी गवर्नमेंट लैंड पे, ठीक है, लेकिन अब आप क्या करो, चूंकि यूज़ नहीं कर रहे हो, आइडल पड़ी हुई, तो आप उसने किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया कि वो इसमें आके कुछ करे, और आपने उसको उससे पैसा ले लिया, किराया ले लिया। तो आपका जो असेट था उसको आपने मोनेटाइज कर लिया कुल मिलाकर। तो गवर्नमेंट के असेट्स को मोनेटाइज करके ये भी एक अच्छा मेथड होता है। अरे कल को ताजमहल में आप शादियां कराना शुरू कर दो यार, ये सब चीज़ें, बहुत पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन एसेट मोनेटाइजेशन ओवरऑल कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बजट ने प्रपोजल किया है नेशनल जियो स्पेशियल मिशन का, याद रखिए, लिख लीजिए, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन सेटअप किया जाएगा। एंड इसका बेसिकली रहेगा कि जो फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है ना, टू डेवलप जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। तो जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा बनाने के लिए नेशनल जियो स्पेशियल मिशन बनाया जाएगा। एंड द मिशन वुड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, तीन सबको मॉडर्नाइज करेगा। लैंड रिकॉर्ड्स का मॉडर्नाइजेशन होगा, अर्बन प्लानिंग का मॉडर्नाइजेशन होगा, और डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे से बन पाएंगे आपके, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्वानिधि स्कीम थी ना, PM स्वानिधि, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लोन दिया जाता था, 10,000 रुपए का पहले लोन दिया जाता था। अब उन्होंने कहा है कि लोन आपको मिल जाएगा, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा 30,000 लिमिट का, लोन भी मिल जाएगा, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा 30,000 रुपए तक। ये सब स्वानिधि के अंदर ही है। इट्स अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। अफोर्डेबल लोन्स स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये, ठीक है। इसके अलावा स्वामी, याद रखिएगा, स्वामी यानी कि स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसके अंतर्गत 50,000 और घर बनवाए जाएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, ठीक है ना, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन
और जल जीवन मिशन के अंदर फोकस रहता है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन, स्पेशली जो रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई है वहाँ पे, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में पाइप्ड वाटर सप्लाई को करने के लिए, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। उड़ान में 120 नई डेस्टिनेशंस जोड़ी जाएगी। उड़ान आपको पता है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, आरसीएस बोलते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो कि आपकी 2017 में स्टार्ट की गई थी। पहले 17 में जब हुई थी तो शिमला से दिल्ली एक फ्लाइट चलाई गई थी, है ना। और अब लगभग 10 साल होने वाले हैं स्कीम को। तो वही है कि 120 नई डेस्टिनेशंस जो है इसमें जोड़ी जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे है टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड इन चैलेंज मोड। अब 50 और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुनी जाएंगी और उनको डेवलप किया जाएगा चैलेंज मोड में। गवर्नमेंट प्रमोट करेगा होम स्टे, और होम स्टे प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन भी दिए जाएंगे। मुद्रा लोन दिए जाएंगे जो होम स्टे ओनर रहेंगे अपने आप को, अपने एसेट को और डेवलप करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इनिशिएटिव बेसिकली है कि नई ट्रेवल डेस्टिनेशंस बनाई जाए, न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाई जाए। तो इसके लिए 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन तैयार किए जाएंगे मिशन मोड में, चैलेंज मोड में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओपिनियन एडिटोरियल पेज में आते हैं तो पहला एडिटोरियल, सोशल सेक्टर इज अगेन द टारगेट ऑफ स्पेंडिंग कट। तो ऑथर का यहाँ पे जो कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडिटोरियल कह रहा है वो क्या कह रहा है वो बताता हूँ। लेट मी ओपन दैट फर्स्ट। हाँ, तो ऑथर ने सबसे बोला कि भैया आपने 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं विकसित भारत के। 6 प्रिंसिपल कौन कौन से बताए हैं? तो आपने बोला जीरो पॉवर्टी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होना चाहिए, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, और फार्मर्स वेलबींग। आपने 6 पॉइंट बताए: जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फार्मर्स वेलबींग। These principles are supported by 10 broad areas of development। 10 एरियाज से इनको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने कहा है कि जो कहना है और जो करना है, जो बजट में दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा। जैसे कि सबसे पहले ऑथर ने एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए बोला कि एलोकेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेल का है उसको मिनिमम इंक्रीज मिला है, सबसे कम इंक्रीज मिला जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को देखने को मिला है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स को ओमिट कर दिया गया है ना, केवल 1,01,000 करोड़ एलोकेट किए गए। इसके अलावा फूड सब्सिडी स्टैग्नेंट है 2 लाख करोड़ पे, नो इंक्लूजन ऑफ पल्सेज इन पीडीएस। पीडीएस में भी आपने पल्सेज इंक्लूड नहीं की। फिर मनरेगा एलोकेशन रिमेंड एट 86,000 करोड़ पे, उतना ही रह गए। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में सिग्निफिकेंट एलोकेशन इंक्रीज देखने को मिला हालांकि, ठीक है ना, लेकिन अभी भी उसके रजिस्ट्रेशन तो कम ही है पीएम इंटर्नशिप के अंतर्गत भी। सोशल सेक्टर एंड वेलफेयर में ऑथर ने कहा कि मार्जिनल इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 में, ठीक है ना। लेकिन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऑनरेरियम्स हैं और उनको बढ़ाया नहीं गया है, 2018 से अपडेट नहीं किया गया, तो उस पर सोचना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑथर ने कहा कि पीपीपी पे काफ़ी जोर दिया गया है ना, ताकि डिमांड और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। लेकिन फिर भी पिछले, अगर हम कंपैरिजन में करें पिछले 4-5 साल में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम ही रहा है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म्स अच्छे किए गए हैं, लेकिन अभी भी डिमांड जो है स्टैग्नेंट है क्योंकि वेजेस नहीं बढ़ रही हैं। ऑथर ने कहा वेजेस जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए ऑथर ने कहा कि भाई एक एक्सपेंशनरी बजट बढ़ाना चाहिए था, और मनरेगा और इन जैसी स्कीमों में जो स्मॉल लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, और मनरेगा में एलोकेशन आपको बढ़ाना चाहिए था। ऑल दीज थिंग्स वुड हैव बेटर, ठीक है। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। तो किस तरीके से सोशल आपने बोल तो दिया है, सोशल सोशल, लेकिन क्या वो इतना कारगर है बजट? तो ये ऑथर ने कहा है। अगला एडिटोरियल जो है वो है रिवाइविंग इंडस्ट्री डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड बढ़ाने के लिए जो टैक्स मेजर्स भी लिए गए हैं, जो सप्लाई साइड भी लिए गए हैं, और जो आपके डिमांड साइड भी लिए गए। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दो तरफ ही तो मेजर ले सकते हैं ना। तो सप्लाई साइड क्या क्या मेजर ले लिए गए हैं? सप्लाई साइड भाई जैसे आपका प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ये बोला गया है ना, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है सप्लाई साइड के लिए हैं।
है ना। डिमांड साइड आपने ऑलरेडी टैक्स कट कर दिया, टैक्स बहुत ज़्यादा, 12 लाख की इनकम तक आपने टैक्स फ्री कर दिया डायरेक्ट टैक्स को, तो वहाँ पे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा 3 की एरियाज हैं, एम्प्लॉयमेंट और एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तीनों पे ही ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फुटवेयर को इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। एंड हमको अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इन फील्ड्स में उठाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो चैलेंजेस सर्वे बताता है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि गेट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बोलता है गेट आउट ऑफ द वे एंड ट्रस्ट पीपल, ठीक है ना। तो दो चीज़ें करनी है, लोगों के बीच में नहीं आना है और उनको ट्रस्ट करना है। लेकिन दो चैलेंजेस जो है फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट प्रोमिसेस, ये जो है ये हम देख लेते हैं। गेटिंग आउट जो है मतलब लोगों के रास्ते से हटना, ये कैलिब्रेटेड है ना, ऑब्वियस सी बात है। एंड ट्रस्ट वाला वही फैक्टर है क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहा है, और लोग भी पूरा फाइनेंशियलाइजेशन कर करके कहीं कहीं पैसा उड़ा दे रहे हैं, तो क्या मतलब है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन लॉन्च्ड। यूनियन बजट 25-26 ने अनाउंस किया कि स्पेशल मिशन फॉर सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, और इसको कहा जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। याद रखिएगा, द नेम विल बी ज्ञान भारतम मिशन। इनिशिएटिव है टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट। ज्ञान भारतम मिशन जो है फोकस करेगा सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज हेल्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट में एलोकेशन भी इंक्रीज किया गया है, 3.5 करोड़ से बढ़ा करके 60 करोड़ कर दिया गया है। एनएमएम का काम क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मेक देम एक्सेसिबल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, उसी के अंतर्गत ज्ञान भारतम मिशन, याद रखेगा। आगे देखते हैं। सेंटर टू ब्रिंग जन विश्वास 2.0। जन विश्वास क्या है ये आपको पता है। जन विश्वास 2.0 क्या है, टू डीक्रिमिनलाइज ओवर 100 आउटडेटेड लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजंस जो आउटडेट हो चुके हैं उनको हटाना। बहुत सारे क्या होता है, कई बार इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर में ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी कारण से बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते कंट्री में आकर के। जन विश्वास 1.0 और 2.0 दोनों के अंदर यही किया गया है। 1.0 में किया गया था पहले, बहुत सारे आउटडेटेड लॉज थे जिनको डिक्रिमिनलाइज किया गया था, और अब फिर से डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा। पोलावरम आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का है, इट इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि आंध्र प्रदेश का सपोर्ट में गवर्नमेंट बनी है, तो वहाँ पे पोलावरम को काफ़ी पैसा दिया गया, इंक्रीज किया गया है। राइजिंग सैलिनिटी लेवल थ्रेटन्स पंचा पैडी कल्टीवेशन। तो ये पंचा पैडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस पंचा पैडी कल्टीवेशन। तो मैंने लिखा है नोट्स में, ऊपर लिखा है शायद। पोलावरम का तो मैंने बता दिया आपको, सॉरी। पंचा पैडी कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, याद रखेंगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। ये केरला में स्पेशली कुट्टनाड रीजन में फॉलो की जाती है। राइस कल्टीवेशन का यूनिक मेथडोलॉजी है फॉर द लो लाइंग वाटर लॉक्ड एरियाज ऑफ द रीजन। यहाँ पे लो लाइंग और वाटर लॉक्ड एरियाज में ये किया जाता है, पंचा कल्टीवेशन बोलते हैं इसको। हालांकि इसमें वाटर लॉगिंग की जाती है तो लैंड को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन याद रखेगा इट इज़ टिपिकली कैरिड आउट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दिसंबर टू मार्च अप्रैल में ये किया जाता है ना, पंचा कल्टीवेशन। एंड प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। हाँ, एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, स्टडी रिवील्स हाउ माइक्रोब्स हेल्प डिटॉक्सिफाई आवर एटमॉस्फेयर। तो माइक्रोब्स किस तरीके से एटमॉस्फेयर को डिटॉक्सिफाई करते हैं वो भी मेंशन है यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी ने रिवील किया एटॉमिक लेवल पे माइक्रोब्स कैसे कंज्यूम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं माइक्रोब्स। कैसे करते हैं कि स्पेशल एंजाइम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजनेज। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजनेज नाम का एक वो होता है, आपका एंजाइम होता है, उससे करते हैं। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, इट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्सली प्रेजेंट बट हाईली टॉक्सिक गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ये एनर्जी निकाल लेता है अपने पास, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड द स्टडी शोड फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ दिस एंजाइम एक्सट्रैक्टेड एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पावर्ड सेल्स। किस तरीके से ये एक्सट्रैक्ट करता है और सेल्स को पावर करता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको।
सो दैट इज इट फॉर द डे। सचिन तेंदुलकर को CK नायडू अवार्ड मिला, तो ये भी आप याद रखिएगा। दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।